चीन के तियानजिन शहर में मैं इस समय मौजूद हूं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, लैंड कर चुके हैं। जापान का अपना सफल दौरा समाप्त करके प्रधानमंत्री चीन पहुंच चुके हैं और जिस होटल में मैं इस समय मौजूद हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरने वाले हैं, यहां पर अब किसी भी समय वो पहुंचने वाले हैं। भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में यहां पर उनके स्वागत के लिए पहुंचा हुआ है, लेकिन ये केवल एक प्रधानमंत्री और यहाँ रहने वाले भारतवंशियों के बीच के रिश्ते की यात्रा नहीं है। ये यात्रा है एससीओ के लिए। एससीओ के मंच पर इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि तियानजिन पहुंचे हैं, यहाँ पर रूस चीन दोनों देशों की तरफ से बहुत गर्मजोशी के साथ उनके स्वागत की तैयारियां हैं। चीन की तरफ से क्योंकि एक तो मेजबान देश, दूसरा शी जिनपिंग से कल उनकी होने वाली मुलाकात, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे। एससीओ के जो तमाम बाकी सदस्य देश हैं वो सब प्रधानमंत्री से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या क्या बायलैटरल्स होंगे एक एक करके यहां पर पता चलने वाला है। कितनी उम्मीदें हो सकती हैं इस मुलाकात से, कितनी उम्मीदें हो सकती हैं एससीओ के मंच पे जो कुछ भी होने वाला है, यहाँ के इसके एजेंडा पे जो जो चीजें निकल कर आएंगी उसके अनुसार वो सारी चीजें अब अगले कुछ घंटों में धीरे धीरे सबके सामने आती जाएंगी। तो भारतीय समय के अनुसार तो लगभग 4 बजे प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत में 6:30 बजे, भारत में भले रात ढलेगी लेकिन यहां पर तैयारियां उसकी चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तियानजिन की, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर जो उनका स्वागत किया गया है, पारंपरिक चीनी नृत्य के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत यहां किया गया। उस रेड कारपेट के ऊपर चलते हुए प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो उन्हें भी, उनके भी चेहरे पर ये एहसास साफ साफ नजर आता है कि भारत से ज्यादा उम्मीदों से इस मुलाकात, इस एससीओ की जो शिखर सम्मेलन है उस पर निगाहें व्लादिमीर पुतिन की होंगी, शी जिनपिंग की होंगी और मुमकिन है 7 समुंदर पार बैठे अमेरिका की भी होंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो जो टैरिफ को लेकर बातें की जा रही हैं उस सब के बीच वो भी देख रहे हैं कहीं एक तिकड़ी जो कि विश्व शक्ति को सीधा सीधा चुनौती दे सकती है, वो न खड़ी हो जाए यहां पर। क्या इसकी उम्मीद करनी चाहिए? क्या यह संभव है? क्या यह मुमकिन है? इन सारी चीजों पर हम अगले 1 घंटे में चर्चा करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित चौधरी जुड़ रहे हैं, जो कि पूरी जो रक्षा का एंगल है उस पर उनकी नजर है। साथ में प्रणय उपाध्याय, जो विदेश जो रिश्ते हैं हमारे बाकी देशों से, उस हिसाब से हम इसे देखेंगे। और 2 और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, सुरेश गोयल जी जो कि पूर्व सचिव हैं एमईए के, और मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सबसे बातचीत करेंगे और इसमें इस बात से शुरुआत करते हुए कि जापान का दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात में जो आत्मीयता रही, जो सफलता रही, वो सारी चीजें बहुत प्रमुखता से अंडरलाइन करते हुए प्रधानमंत्री यहां चीन पहुंचे हैं। तो मैं एक एक करके आप चारों से यही सवाल पूछना चाहती हूं कि इस बार एससीओ के दौरान जो साथ में बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, जो भारत, रूस और चीन की बात होगी, उन सारी चीजों से आप सबको कितनी उम्मीदें हैं? सर, जनरल मेस्टन, आपके साथ शुरुआत करते हुए। और श्वेता, देखिए इस टाइम 2 चीजें हैं। एक तो एससीओ का है समिट, और साथ में बायलैटरल मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग के बीच में, और प्राइम मिनिस्टर और पुतिन के बीच में। तो इसमें बहुत उम्मीद ये है कि जो बायलैटरल टॉक्स है, मेरे को लगता है कि भारत और चीन और भारत और रूस के रिश्ते और समझेंगे और बेहतर होंगे। और खासकर जिस प्रकार प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ट्रेड और टैरिफ्स लगाए हैं भारत के ऊपर, और चीन के ऊपर तो इतने कड़े नहीं हैं, और रूस को सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो मेरे को एक नया मल्टी ऑर्डर दिखता हुआ दिख रहा है, ग्लोबल ऑर्डर, कि भारत, चीन और रूस का मेरे को लगता है भी बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा हाथ होगा, और ये काउंटर हो जाएगा वेस्ट को। और साथ में मेरे को लगता है कि भारत और चीन के बीच में भी रिश्ते शायद संभलने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों नेताओं से और जितने भी अभी तक टॉक्स हुए हैं, चाहे वांगी की हुए, चाहे हमारे एनएसए के हुए, चाहे जयशंकर जी के, तो सब में पॉजिटिविटी दिखती है। तो आउटकम मेरे को लगता है, खासकर जापान के दौरे के बाद भी,
एक अच्छा आउटकम होने की उम्मीद है, और दोनों, और ये मैं तो बोलूंगा तीनों देश के लिए हित की बात है, और ये वेस्ट के लिए काउंटर जरूर जरूर होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी एक ऑटोनोमस और बिल्कुल डोमिनेटिंग लीडर हो गए हैं श्वेता। सुरेश गोयल जी, हम चीन पर शक करते रहे, संदेह के साथ उससे दोस्ती करें, ये एक तरफ है, लेकिन चीन के साथ रिश्ते अगर सामान्य रहें तो क्या वो दोनों देशों के हितों में बेहतर रहेगा? देखिए यार, रिश्ते सामान्य तो शायद होना बहुत मुश्किल होगा, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीन के बारे में मैं काफी काम कर चुका हूं, मैं वहां रह चुका हूं। तो रिश्ते सामान्य होने की बात यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम रिश्तों को कितना आगे ले जा सकते हैं, और रिश्तों में हम यूएसए की जो अभी नीतियां हैं उनको देखते हुए हम कितना उसमें बदलाव कर सकते हैं, ये एक जरूर बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा। और जहां तक मेरा ख्याल है, किसी को भी ये उम्मीद नहीं है कि भारत और चीन के बीच के जितने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो ज्यादातर बाउंड्री और की इशू है, या हमारे नेबरहुड में जो BRI है उसका इशू है, उसको छोड़ते हुए ये जरूर उम्मीद है कि अमेरिका की नीतियां भारत को चीन और रूस की तरफ जितना पुश कर रही हैं, उससे चीन और भारत के बीच के ट्रेड, इकोनॉमिक, इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप, इन संबंधों में बहुत जरूर कोई ना कोई सुधार काफी आगे तक बढ़त होने की उम्मीद है। तो मैं समझता हूं कि इनसे एक जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होने वाली है, वो शायद पहले हमको उसकी उम्मीद नहीं थी, जो कि अब लगता है कि होगी। जी जी श्वेता। नहीं, एक जो कूटनीति को समझता है उसकी समझ प्रणय वाकई थोड़ा सा झिझक कर संयम से कदम रखने की जरूरत पे बार बार जोर देते हैं। अब इसमें अगर हमें जो ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स हो रही हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि आप लोग इसे बायलैटरल नहीं, एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर हो रही दो देशों की मुलाकात के तौर पर देखिए। आप ये मत समझिए कि प्रधानमंत्री चीन आए हैं, प्रधानमंत्री एससीओ में शामिल होने आए हैं। प्रणय। निश्चित रूप से श्वेता, इसे इसी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, और इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए। अगर भारत और चीन के संबंधों का इतिहास आप देखें तो आपको दो तस्वीरें एक साथ नजर आती हैं। मुस्कुराती हुई मुलाकातों की तस्वीरें, और उसके बाद विश्वासघात की तस्वीरें। तो विश्वास और आघात के बीच में, इस संबंध के बीच में, इनके बीच में झूलते इस रिश्ते के अंदर विश्वास का ठहराव तलाशने की एक कोशिश है कि क्या इन मुलाकातों के जरिए हम कुछ कॉमन ग्राउंड्स तलाश सकते हैं। जिस तरीके से तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं श्वेता यहाँ पर कि समस्याएं पूरी तरह से खत्म नहीं होती, क्योंकि हमें तीन फैक्टर्स को कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत और चीन दुनिया की दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। इसके अलावा ये दो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनकी आकांक्षाएं, जिनकी जरूरतें, जिनकी जिनकी कंपटीशन लगभग एक जैसी है। यानी खाने की जरूरत से लेकर, ऊर्जा की जरूरत से लेकर, जो अपने संसाधनों की जरूरत है उसके लिए एक जैसी कंपटीशन है। लेकिन जो कोशिश चल रही है यहाँ पर वो यही है कि किसी तरीके से हम इतना मिनिमाइज या इतना मैनेज कर सकें संबंधों को कि हमारे जो मतभेद हैं वो युद्ध में ना बदले, और जो प्रतिस्पर्धा है वो किसी तरीके से हमारी हमारी टकराव के अंदर ना बदले। यही यहाँ पर कोशिश होगी। ये केवल रिलेशनशिप का मैनेजमेंट है, और इसी बहाने यदि धीरे धीरे यदि हम बॉर्डर को सॉल्व करने की दिशा में कुछ कोशिश कर सकते हैं, कुछ कदम बढ़ा सकते हैं, तो वो निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी हो सकती है, और चीन के लिए भी एक निश्चित रूप से सकारात्मक चीज होगी। लेकिन अगर 3488 किलोमीटर की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि बीते कई दशकों से एक अनिर्णित सी जो सीमा है उसको सॉल्व करने की चुनौती है, वो जब तक बरकरार है, जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा बरकरार है, उसमें हमेशा ये रिलेशनशिप एक एक्सीडेंट प्रोन रिलेशनशिप रही है, जिसमें कई बार जो ये अविश्वास की या जो विश्वास के संकट की फॉल्ट लाइन है उस पर भूकंप आते रहते हैं। इसीलिए ये एहतियात की बात बार बार कही जा रही है। हाँ। और सुमित, भले ही कोई भी चाहे आर्थिक तौर पर दोनों देशों के बीच संबंधों की बात करे, कूटनीतिक संबंधों की बात करे, सबसे जो बात है वो आकर उसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आकर रुक जाती है। आप चूंकि भारतीय सेनाओं को बहुत लंबे समय से कवर करते रहे हैं, क्या वहां से बातें आपको सुनने के लिए मिल रही हैं? किस तरह से वो अप्रोच कर रहे हैं? क्योंकि दो देशों के बीच कूटनीतिक दोस्ती के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर मुलाकातें अभी भी जारी हैं।
बिल्कुल, और बिल्कुल श्वेता, इसलिए महत्वपूर्ण है ये बैठकें, क्योंकि लगातार आप देखिए किसी भी किसी भी विवाद का हल खासतौर पे जब दो देशों के बीच में होता है तो डिप्लोमेटिक चैनल से ही आप कह सकते हैं सुलझ सकता है। और यही बात है कि जब आप एलएसी की बात करते हैं, जिसको हम एलएसी कहते हैं, चीन उसको चीन का अपना परसेप्शन लाइन मानता है, उन लाइनों के ऊपर लगातार जब बातचीत की जा रही है तो ऐसे समय में की जा रही है जब आर्थिक इंटरेस्ट है जो वो भी टकरा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सबका यही कहना है कि बातचीत अगर होती है, अगर चीन हमारे साथ टेबल पर लगातार बातचीत कर रहा है, तो उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है देखना कि वो सारी चीजें सिर्फ टेबल तक सीमित ना रहे, वो आपको जमीनी तौर पर भी देखने को मिले। यानी जो जॉइंट मैकेनिज्म की बात हम इकोनॉमिक फोरम में करते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, वो हमारे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू पे या फिर आप कह सकते हैं जो सीमा विवाद है उन पर भी उसका आप कह सकते हैं उसका रिफ्लेक्शन पड़े। और शायद इसी वजह से सारी चीजें वेट एंड वॉच की स्थिति में, जैसा पढ़ने भी बता रहे थे कि देखिए निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि चीन हमारे साथ के संबंध हमेशा उतार चढ़ाव में रहते हैं, और अभी भी ये देखना होगा जब ये बातचीत हो रही है उसके बाद क्या चीजें ग्राउंड पर इंप्लीमेंट की जाती हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किस तरीके से की जाती है दोनों देशों के बीच में, उसको देखना बहुत जरूरी होगा। श्वेता। सुरेश गोयल जी, मैं यहाँ पर आपके साथ अपना एक निजी अनुभव साझा करके आपसे उसका आकलन जानना चाहती हूँ, और प्रणय आपसे भी मैं उसके बाद जानूंगी, क्योंकि कई दफा मुझे चीन आने का मौका मिला है, लेकिन इस बार अलग क्या हो रहा है वो ये कि आज जब मैं निकली तो उस समय टैक्सीज बंद थी, क्योंकि एससीओ की मीटिंग यहाँ पर हो रही है, सुरक्षा बड़ी टाइट है, तो मुझे सबवे लेना पड़ा। सबवे लेने के लिए जब मैं पहुंची तो मैंने यहाँ पर चीनी में, आप मैंडरिन में नाम लिख कर ले जाना होता है वरना कोई समझता नहीं है, तो जो सबवे स्टेशन था वहाँ पर उसको मैंने दिखाया तो उन लोगों ने ये समझा कि दिक्कत है इन्हें पहुँचने के लिए। मुझे जाकर वो छोड़ कर आए, और एक जो उनकी साथी है उसको ऐसे बहुत ही प्लेफुली इशारा किया कि आप वीडियो भी ज़रूर बना लीजिए ज़रा इनके नीचे जाने का। और फिर मैं गई वहाँ पर, उन्होंने ट्रेन में चढ़ाया। जिस स्टेशन पर मुझे लाइन चेंज करनी थी वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति आया, वहाँ पर उसी तरीके से रिसीव करके वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले गए, और उसके बाद वहाँ पर मुझे दूसरे स्टेशन पर छोड़ के आए। ये क्या है? ये चीन क्या दिखाना चाहता है कि हमारा मन साफ है, हम मदद कर रहे हैं, या फिर वही वापस हम सरदार पटेल की चिट्ठी की तरफ जाते हैं जहां वो कहते थे कि सावधान रहने की आवश्यकता है? देखिए, आपने अपना अनुभव बताया, मैं आपको जब मैं चीन में काम करता था उसका मैं आपको एक जो बातचीत मेरी होती थी वहां के साधारण लोगों से मिलने का मौका मिलता था, तो ज्यादातर लोगों के मन में ये होता था कि भाई ये 1962 में क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। एक तरफ कहते थे ये। अच्छा, दूसरी तरफ मेरा अनुभव, मैं अपने जब कंपाउंड में सामने छोड़ में रहा करता था, मैं एंटर कर रहा था तो मेरी कार से आगे आकर के एक साइकिल वाला टकरा गया, गलती उसकी थी, और मैंने उसे कहा भाई जरा देख करके चल लिया करो, एंड ही लुक्ड एट मी, ही सेड लुक एट मी, आई एम ए चाइनीज पर्सन, आई कैन नेवर बी रॉन्ग। और जो फीलिंग है दैट आई कैन नेवर बी रॉन्ग, ये फीलिंग खाली एक चीनी कॉमन आदमी की नहीं है। हाँ। ये चीन की फीलिंग है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ। और हमें ये मान करके चलना होगा कि आपका हाँ। पर्सनल अनुभव बड़े अच्छे, बड़े मीठे हैं, लेकिन देशों के बीच में चीन का चाइनीज नाम क्या है? चुंगबो, दैट मीन्स द मिडिल ऑफ द अर्थ। चीन का मानना हमेशा ये रहा है कि वो सबसे ऊपर है, सही बात। पूरी वर्ल्ड का सेंटर है वो ये। तो एक तरफ अमेरिका है, वो समझता है कि सबसे बड़ा वो है, एक तरफ चीन तो समझता है कि वो वर्ल्ड का सेंटर है, और हम उसके बीच में हैं। अगर आप ये मान के चलेंगे कि हमको दो पाटन के बीच में जो पिसलन होगा उसको थोड़ा झेलना पड़ेगा, लेकिन फिर अगर हम कर सकते हैं तो फल हमारे पक्ष में आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय मेटाफर। जी नहीं, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो हमने ओपन छोड़ दिया है ना इसे समझने के लिए, जो दर्शक हैं वो भी इसे देखकर उसका अपना उसका मायने निकाल सकते हैं, और इसीलिए मैंने ये साझा भी किया है। प्रणय, आप बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? देखिए श्वेता, जिसका एम्बेसडर गोयल जिसका जिक्र कर रहे थे उसे मिडिल किंगडम सिंड्रोम कहा जाता है, और एनालिस्ट का ये मानना है कि जो चीन ये मानता है कि वो दुनिया की धरती की धुरी है, वो उसके बीच में है। लेकिन इससे अपार्ट आप ये चीज देखिए, चीन ने बीते कुछ सालों के दौरान अपनी जो छवि है उसको सुधारने के लिए बहुत कोशिश की है। ये जो आप बॉनहोमी देख रही हैं, ये जो वार्मथ ऑफ जेस्चर देख रही हैं, चीन में आप अगर कारोबारियों से बात करें, भारतीय कारोबारी भी वहां जाते हैं, आप वहां पाएंगे कि जो लोग बिजनेस के साथ डील करते हैं वो अपना अंग्रेजी नाम भी रखते हैं। यानी चीनी नाम को सुनने
के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके की चीजें आपको भारत में नहीं मिलेंगी। आप अपना नाम श्वेता दुनिया के हर कोने में बताती हैं और मैं अपना नाम प्रणय दुनिया के हर कोने में जहां गया हूं वहां बताता हूं। लेकिन मेरे लिए भी चीन जाने पर यह आश्चर्य था जानना कि जब हमसे मिलने के लिए एक चीनी विदेश विभाग का अधिकारी आया तो उसने अपना नाम चीनी बताने के साथ साथ कहा, माय इंग्लिश नेम इज जॉन। एंड वी वर सरप्राइज्ड कि जॉन। तो उन्होंने कहा आप लोगों की सुविधा के लिए। उसी हम्म, तरीके से एक चीनी पत्रकार से जब मैं दिल्ली में मिला तो उन्होंने हम्म, कहा मेरा नाम अनीता है। वैसे मेरा मूल नाम ली लिन है, लेकिन मैं आप लोगों की सुविधा के लिए मेरा नाम अनीता है यहाँ हम्म, पर। तो आप इस तरीके की चीज दुनिया के और कोने में नहीं मिलती है। आपका नाम आपकी पहचान है और आप उसे नहीं बदलते हैं। लेकिन चीन दुनिया में कारोबार करने के लिए बहुत सारे समझौते करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद ये कहने के साथ साथ जहां वो एक तरफ अपनी छवि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आज आप शाम को का जब वक्त होगा तो तियानजिन जगमगाता हुआ नजर आएगा। चीन ये शोकेस करना चाहता है, दे वांट टू टेक यू बाय ऑ, वो आपको इंप्रेस करना चाहता है। लेकिन क्या उस इंप्रेशन के भीतर हम्म, क्या वो कंसेशन देने के लिए तैयार है, क्या वो उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है? उसमें आपको चीन के लाल झंडे के साथ हम्म, साथ वो चीन की लाल लकीरें नजर आती हैं। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है किसी भी तरीके की जमीन को, किसी भी तरीके की जो ऐसी जिसे आप जिद भी कह सकते हैं, उन चीजों के ऊपर फिलहाल वो समझौता करता हुआ, कंसेशन देता हुआ नहीं दिखता है। उसकी बिजनेस डीलिंग्स में आपको कंसेशंस और रेट कट मिल जाएगा, लेकिन कम से कम वो जो आइडियोलॉजिकल कंसेशंस हैं वो फिलहाल वो देते हुए नजर हम्म, नहीं आता है। और जो मिडिल ग्राउंड तलाशने की कोशिश है, एक तरफ मिडिल किंगडम सिंड्रोम है और दूसरी तरफ समझौतों का एक मिडिल ग्राउंड है। उस मिडिल ग्राउंड की तलाश भारत को भी है। लेकिन ये बात जरूर है कि गलवान ने बहुत कुछ बदला है श्वेता, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि उस गलवान के घाव के निशान हम्म, जरूर बरकरार हैं। इसीलिए ये मल्टीलैटरल मीटिंग है, मुलाकात होगी, हैंडशेक होगा, बहुत सारी बातें भी होंगी और हम आंकेंगे कि चीन जो जमीन पर कर रहा है उसी से उसके इंटेंशंस या उसकी जो धारणाएं हैं, मंशाएं हैं, उनका आकलन किया जाए।